नमस्कार, वंदे मातरम विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस पेपर में से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही आपके एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप इस वीडियो को आपके मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प का चयन करें जिन्हें अवसाद वाले आपके प्रश्न आने वाले हैं। इसमें पहला देखिए, भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, इरविन। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा भारत का अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, माउंट बेटन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो इसका सही आंसर होगा सार्स कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? खनिज, जल, मृदा, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विधायक, पार्षद, सरपंच, सांसद। तो विद्यार्थियों, लोकसभा और राज्यसभा के जो होते हैं सदस्य, उन्हें सांसद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, सांसद। अगला प्रश्न है, भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था। तो भारत में रोलेक्ट एक्ट है वो कब लागू हुआ था? 1919 में। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, चक्र उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इनका मिलान करना है। जैसे ईवीएम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बंगाल विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध, इनका मिलान करना है। तो ईवीएम है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे वोट डालते हैं। तो पहले का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ब रहेगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1929 में। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1905 में। और द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 में हुआ था। तो इस तरह से इनका मिलान करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है और 5 खाली जगह आपके आने वाली हैं। तो इसमें पहले देखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, तो यहाँ पे मैसूर भरना है। अगला है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना है, मैंने भर रखे हैं, रेड कलर में है, ये सारे के सारे रिक्त स्थान हैं। अगला है, समानता का अधिकार एक अधिकार है। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसमें मौलिक भरना है। उसी तरह से अगला है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। किसने? शिवाजी ने। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में शिवाजी आपको भरना है। और नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। अगला आपका जो खंड आता है वो आता है खंड श। इसके अंतर्गत आपके लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न रहते हैं। इसमें 8वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखिए। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा और न्यूनतम साक्षरता वाला जालोर है। अब इसमें बदलाव होगा क्योंकि नए जिले बने हैं, तो अभी तक जो डिटेल से हैं वो जानकारी अपने पास में नहीं आई है। अगला है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव ना हो, आर्थिक संसाधनों के उपयोग में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, स्वीप कार्यक्रम क्या है? स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा निर्वाचक सहभागिता को स्वीप कहते हैं। यानी मतदाताओं को जागरूक करना, आम लोगों को जागरूक करना कि आपको मत देना है, वोट देना है, तो इसके लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं? स्वीप कार्यक्रम कहते हैं। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने विद्यालय का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर होगा वह न्यायपालिका जिसके कार्यों में विधायिका, कार्यपालिका या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। इस प्रकार की न्यायपालिका को शक्तियां सीधे संविधान से ही प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इसमें भी 2 प्रश्न रहेंगे। झूम खेती किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस खेती में जंगलों के छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है। इसमें वनों को काटकर या जलाकर खेत को तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये झूम खेती है। इसी में दूसरा प्रश्न रहेगा सिपाहियों को नए कानूनों कारतूस के ऊपर क्यों ऐतराज था? तो इसका सही आंसर होगा सिपाहियों को नए कारतूसों के प्रयोग पर ऐतराज था, क्योंकि एनाफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूसों को राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलना होता था। इन कारतूसों का मुंह बंद करने के लिए गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के सिपाहियों के लिए आपत्तिजनक थी, क्योंकि इस कार्य में से उनका धर्म नष्ट होना माना जाता था। इसलिए सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये ना जो कारतूस थे ना उसके ऊपर जो पैकिंग थी वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई थी और उनको मुंह से खोलना पड़ता था। इस कारण से सिपाहियों ने कहा कि इससे तो हमारा धर्म है वो नष्ट हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, इस कारण से हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या समुदाय से संबंधित हो, सभी को मत देने का अधिकार होता है। प्रश्न संख्या 12 है पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वर्तमान समय में पेट्रोलियम और इससे निर्मित उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नेहक आदि मूल्यवान होने के साथ साथ ही इसकी मांग बहुत ज्यादा है, इसीलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 प्राथमिक क्रियाएं एवं तृतीयक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा प्राथमिक क्रियाओं में उन मानवीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, जैसे कि कृषि, मछली पालन और खनन आदि। और तृतीय क्रिया में मानवीय वह क्रिया होती है जिसके द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि यातायात, व्यापार, बीमा और बैंकिंग आदि। अथवा में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अथवा में प्रश्न रहेगा रोपण कृषि किसे कहते हैं या फिर रोपण कृषि क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रारूप है जिसे एकल व्यापारिक फसलें जैसे कि काजू, कहवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि उत्पादित की जाती हैं। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर या पास के कारखानों में ही किया जाता है। यानी रोपण कृषि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, पूंजी ज्यादा लगती है। इस तरह से आपको विस्तार से बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कृषि आधारित उद्योग अलग से आपको लिखना है और खनिज आधारित उद्योग है इनको भी अलग से सारणी में लिखना है। जैसे कि कृषि आधारित उद्योग इस श्रेणी में उद्योगों को में कच्चा माल के रूप में वनस्पति फसलों से प्राप्त उत्पादनों का उपयोग किया जाता है, जबकि खनिज आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिज एस्को का उपयोग किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग में ये अन्य उद्योगों का पोषण नहीं करते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, यानी दूसरों के लिए वस्तुएं प्रदान करते हैं, चीजें प्रदान करते हैं। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र, चीनी डेयरी उत्पाद आदि उद्योग आते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, तांबा आदि उद्योग आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों?
तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से वृद्धि का प्रमुख कारण है लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होना, जिसमें मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में कमी न होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लोगों का प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इसमें दो प्रश्न रहेंगे। पाश्चात्यवादी शिक्षा के विरोधी दो अंग्रेजों के नाम लिखिए। तो पाश्चात्यवादी शिक्षा के विरोधी दो अंग्रेजों के नाम बता रहे हैं, तो लॉर्ड मैकाले और जेम्स मिल आप लिख सकते हैं। जेम्स मिल ने एक किताब भी लिखी थी विद्यार्थियों, उनका नाम भी आपको याद रखना है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये पुस्तक है जेम्स मिल ने लिखी थी, इसका भी नाम याद रखना। अगला प्रश्न है राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की दो योजनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें भामाशाह रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, नाम लिखो। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, इस तरह से 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6। अगला प्रश्न है हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों ये प्रश्न। तो हाशियाकरण से आप क्या समझते हैं, अपने हिसाब से आपको 2-3 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि देखिए, किसी भी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना या अलग हो जाना हाशियाकरण है। इसके परिणाम स्वरूप समाज के कुछ समुदाय अथवा एक ही समुदाय के कुछ समूह निम्न सामाजिक जीवन स्तर जीते हैं और वे शैक्षणिक व अन्य संसाधनों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं, यानी वो पीछे रह जाते हैं। अगला प्रश्न रहेगा अथवा में कि आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण लिखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है राजस्थान के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, इनको आपको अंकित करना है, तो इनको अच्छे से अंकित कर दीजिएगा। इसकी जगह पे भारत का मैप भी आ सकता है। प्रश्न संख्या 21 है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों इसमें जनकशैल, जलवायु, उच्चाव, कार्बनिक पदार्थ और समय, ये रहता है मृदा निर्माण से संबंधित। मृदा के निम्नीकरण के प्रमुख कारण एवं इनके रोकने के इसके संरक्षण के उपायों को विस्तार से बताइए। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, बड़ा प्रश्न है तो मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। तो इसके कारण खूब सारे हैं, जैसे कि भौगोलिक कारण। इसमें विश्व के जिन क्षेत्रों में धरातलीय बनावट, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में खनिज भंडार मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल पाए जाते हैं, वहां पर सघन जनसंख्या, अन्य स्थानों पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। यानी यहाँ पे सुविधाएं होती है ना, वहां पे जनसंख्या ज्यादा होती है, जहाँ पे सुविधाएं नहीं होती है वहां पे कम होती है। सामाजिक कारण भी एक रहा है इसमें। जिन क्षेत्रों में अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य के पर्याप्त सुविधाएं, शांति एवं व्यवस्था की पर्याप्त सुविधाएं, वह क्षेत्र संकर बसे हुए होते हैं। सांस्कृतिक कारण भी होता है, जैसे कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी लोगों के निवास के लिए आकर्षित करते हैं। और आर्थिक कारण भी होता है, जिसमें औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र लोगों के बसने के लिए आकर्षित करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा अथवा में कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, यह किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है और आपके 5 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अंतिम समय यातनाओं के साथ में बीता, यानी उनको काफी ज्यादा कष्ट सहना पड़ा, कष्टों के बीच में उनका अंतिम समय बीता। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों द्वारा कब्जे करने के बाद में मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अक्टूबर 1857 में उन्हें इस सजा के लिए रंगून जेल भेज दिया गया। इसी रंगून जेल में नवंबर 1862 में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। और आज भी हम रंगून जेल में इस स्वतंत्रता सेनानी की मजार देख सकते हैं। और इसमें अथवा में रहेगा कि दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से की क्या कारण थे। तो विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर मैंने उत्तर सहित आपको बताया है, ऐसा पेपर आपको कोई भी नहीं समझाता है। तो मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अच्छे से मैं तैयारी करवाऊंगा। हर साल कक्षा 8 की मैं तैयारी करवाता हूं और मेरे पढ़ाए गए जो पेपर हैं उनको देखकर लाखों विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होते हैं और आपको भी इस बार मैं अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण करवाने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे थे आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।